मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें अच्छी खासी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के सभी स्कूलों को आज के लिए एहतियातन बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तेज बारिश की वजह से मुंबई में लोकल सेवा भी प्रभावित हुई है, जिसकी तस्वीरें कल से ही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे अब बारिश जो है वो मुंबई में मुसीबत का सबब बनना शुरू हो गई है। और जो लोकल सेवाएं हैं वो प्रभावित तो हुई हैं, उनकी रफ्तार भी कम हुई है, जिसके चलते अब लोगों को आने जाने में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र में इन दोनों भारी बारिश हो रही है और राजावली, वसई और पालघर इलाके जो हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। अगर बुधवार की बात की जाए तो एनडीआरएफ ने यहां पर तीनों इलाकों में से कुल 23 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। तो ये वो इलाके हैं जो बाढ़ की स्थिति अब देख रहे हैं और यहाँ पर अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहाँ से निकाल के ले जाया जा रहा है। और उधर महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश और लगातार बारिश की वजह से हथनूर धारम डैम जो है उसका पानी काफी स्तर तक बढ़ गया है, काफी ऊपर चला गया है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा अब यहां पर मंडराने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना ज्यादा है यहां पर, और अब ये डैम की वजह से आसपास के जो इलाके हैं वो डूब के उस जद में आ जाएंगे। गुजरात में भी कई इलाके भारी बारिश से बुरी स्थिति में हैं। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर गिर सोमनाथ इलाके में देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी बारिश के बाद कई इलाके जो हैं वो डूब गए हैं, जगह जगह पानी भर गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भलका मंदिर इलाके में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी में फंसे कई लोगों को बचाया है। इसके अलावा सूत्रापाड़ा वेरावल जो मार्ग है उस पर भी पानी भर गया। इसकी वजह से वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एरियल शॉट्स आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि सोमनाथ की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। और अब आपको जूनागढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर भी मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और शहर के कई इलाके जो हैं वो अब जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला गया है। कुछ जगहों पर जहां बाजार है वहां पर दुकानों के भीतर तक पानी घुस आया है और ऐसे में अब लोगों का व्यापार जो है उसको भी नुकसान हो रहा है और जिनके घरों में पानी घुस गया है उनके लिए भी स्थिति काफी मुश्किलों भरी है। अब उत्तरकाशी की हम आपको बात करते हैं, जहां पर गंगोत्री हाईवे जो है वो ब्लॉक हो गया है। धरासू बांध के पास पुराना थाना इलाके में भूस्खलन के बाद हाईवे बंद है। लैंडस्लाइड के बाद इस जगह ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिल रही है। कई गाड़ियां यहां पर रास्ते में फंसी हुई है। तो इस वक्त बार बार सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जाने से इस वक्त सैलानी अगर बचेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन के चलते स्थिति बेहद खतरनाक है। तो कई गाड़ियां यहां पर रास्ते में फंसी हुई हैं और हाईवे से अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। कुल्लू जिले में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाशी के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग लापता हो गए हैं उन्हें खोजा जाए। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस बार भी हर बार की तरह सदन के हंगामेदार रहने की ही आशंका है। मणिपुर की हिंसा पर कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें और जवाब दें। उधर संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार ने कहा कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। तो संसद का मॉनसून सत्र जो है वो 11 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने इसके लिए 31 बिलों को सूचीबद्ध किया है। इनमें दिल्ली का ट्रांसफर पोस्टिंग विधेयक है, जन विश्वास बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल भी शामिल है। कांग्रेस ने बाढ़, बालासोर रेल हादसा, बेरोजगारी और महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला भी किया है और कांग्रेस चाहती है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। सरकार का कहना है कि ये मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
पहले स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी। स्पीकर ने अपील की कि संसद को सुचारू रूप से चलने दें। इसके बाद सरकार की ओर से संसद में सर्वदलीय बैठक चली। कोशिश संसद को सुचारू रूप से चलाने की है। सत्ता पक्ष की ओर से मानसून सत्र में 17 बैठकों में 31 बिल लाने की तैयारी है। पहले नंबर पर है दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए बिल लाया जाना है कि संसद के सत्र में भारत के संघीय ढांचे को कुचलने का, उसको बर्बाद करने का बिल सबसे पहले लाया गया। और अभी सर्वदलीय बैठक में मैंने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि मोदी जी की सरकार को ये काला अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए। ऐसा मैंने भी कहा। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, जयराम रमेश, ललन सिंह, महुआ माझी, रामगोपाल यादव, अनुप्रिया पटेल, एसटी हसीन समेत कई नेता मौजूद रहे। विपक्ष की ओर से मांग रखी गई कि न केवल मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो बल्कि पीएम इस पर बयान दे। हमारी पार्टी की तरफ से पहला मांग ये है कि आज मणिपुर की जो ज्वलंत समस्या है, 2.5 महीने हो गए जल रहे हैं मणिपुर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, सदन भी खुलने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा कि 2.5 महीने तो चुप्पी साधी रहे आप लोग, अभी कम से कम सदन में आके तो बयान दे। सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वह सदन चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। विपक्ष इस बात से और खफा है कि अब सत्ता पक्ष के सांसद ही व्यवधान पैदा कर रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से संसद को चलाना चाहती है और संसद कोई सरकार का नहीं होता है, संसद पक्ष और विपक्ष दोनों का होता है। एनडीए और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के बीच पहली परीक्षा संसद के मौजूदा सत्र में होगी। इसी साल कुछ राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र बेहतर ढंग से चलाने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक भले ही अच्छे माहौल में हुई, लेकिन क्या संसद भी इसी समन्वय के साथ चल पाएगी? अब देखना यह होगा कि जल्द होने वाली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाली संसद के इस सत्र में क्या सरकार और विपक्ष एक दूसरे का घेरने का कोई मौका छोड़ेंगे? संसद भवन से कैमरामैन आजम के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। खबर कर्नाटक से, जहां पर पुलिस ने यह दावा किया है कि उसने शहर में एक आतंकी साजिश का भांडाफोड़ किया है। 5 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है और ये 5 ही कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियां बेंगलुरु से हुई हैं। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। बेंगलुरु पुलिस ने 25 से 35 साल के बीच के 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। उसका दावा है कि उसने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस को शक है कि आरोपियों को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बैठे नजीर नाम के एक शख्स ने रेडिकलाइज किया। वो इस जेल में एक हत्या के सिलसिले में 18 साल से है और 2019 में रिहा हुआ था। एक और संदिग्ध है जुनैद, जो हमें लगता है कि मास्टरमाइंड है और उस पर भी हथियार जुटाने का आरोप है। बीते साल बेंगलुरु में जो कुकर ब्लास्ट हुआ था, उसके आरोपी को भी बेलगावी जेल में रेडिकलाइज करने की बात कही जा रही है। जेल एक ऐसी जगह है जहां अपराधी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। हम उस जगह पर कड़ी नजर रखेंगे। आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेंगलुरु के की ओपोजिशन यूनिटी मीट के एक दिन बाद सस्पेक्टेड टेरर प्लॉट की जानकारी मिली है। अक्यूज पर्सन से पुलिस को गन्स, पिस्टल्स, डैगर्स और बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स मिली है।
फॉर्मर सीएम बसवराज बोम्मई ने ये कहा है कि ये केस को एनआईए को हैंडओवर की जाए। कैमरा पर्सन कुमार के साथ बेंगलुरु में प्रतिभा रामन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर दिल्ली में ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर हर रोज हजारों चालान होते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनके चालान पर चालान हो रहे हैं, लेकिन वो एक भी चालान भरने को आज तक नहीं आए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग राज्यों को पत्र लिखा है। उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर दूसरी तरह की सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रोज हजारों चालान करती है। चालान या तो पुलिस वाले खुद करते हैं या फिर सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए होते हैं। ज्यादातर लोग चालान भरते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके बरसों से चालान पर चालान हो रहे हैं, लेकिन ये आज तक चालान भरने नहीं आए। हम लोगों ने जो अपना ही एक एक्सरसाइज करी और उस विश्लेषण के तहत पाया कि करीबन 1,65,000 गाड़ियां ऐसी हैं जो जिन्होंने 20 या 20 से ज़्यादा वायलेशन किया है। ये चालान लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, लाल बत्ती या स्टॉप के संकेत पर नहीं रुकने, गलत लेन में चलने जैसे मामलों के हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 20,684 ऐसे वाहन हैं जिनके दिल्ली में 100 या उससे ज्यादा बार चालान हो चुके हैं, लेकिन इनके मालिकों ने आज तक जुर्माना नहीं भरा। 1,65,072 ऐसे वाहन हैं जिनका 20 से ज्यादा बार चालान हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी जुर्माना नहीं भरा। इस साल 30 जून तक 58,81,261 वाहनों के कुल 2,63,96,367 चालान हुए हैं। इनमें से 5,25,220 वाहनों के 2,21,56,496 चालान बकाया हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 67,42,448 बकाया नोटिस केवल 1,65,072 वाहनों के हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं या फिर सस्पेंड किए जाएं या फिर कोई और कार्रवाई हो। वैसे इनमें से ज्यादातर गाड़ियां बाहर की हैं। वहां के महकमों को भी खत लिखे जा रहे हैं। हमने डेटा को फिल्टर किया है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ हमने शेयर किया है और आगे भी हम जो विभिन्न राज्य हैं जहां पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं वहां पर भी हम इस विषय को उठाएंगे, जिसमें कुछ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है रजिस्ट्रेशन से तहत, परमिट वायलेशन के तहत और जो लाइसेंस के तहत जो बनती है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं तो ये डेंजरस ड्राइविंग भी है और साथ के साथ परमिट कंडीशंस की वायलेशन भी है और हम इसको जो है उपयुक्त स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब कह रही है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों के 100 चालान हो चुके हैं और बार बार नोटिस देने के बाद भी वो चालान भरने नहीं आए, ऐसे लोग और उनकी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस सड़कों के लिए खतरनाक मानती है। अब पुलिस उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में कड़ी कार्रवाई करवाने में लगी हुई है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के नाम पर दर्ज एक रिकॉर्ड जो है वो अब भारत में टूटने जा रहा है। बस इसके लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा। सूरत से हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे की रिपोर्ट। पिछले 80 साल से दुनिया के सबसे बड़े दफ्तर का रिकॉर्ड पेंटागन के नाम है, लेकिन ये मशहूर इमारत अब इस पैमाने में दूसरे नंबर पर नजर आएगी। जल्द ही सूरत की एक बिल्डिंग पहले पायदान पर जगह बनाएगी। सूरत डायमंड बोर्ड्स 65,000 से ज्यादा हीरा पेशेवरों के लिए एक मुकम्मल ठिकाने के तौर पर पहचान बनाएगा। इनमें हीरे की कटाई और पॉलिश करने वालों के अलावा व्यापारी भी शामिल हैं। गुजरात ऐसे डायमंड बूस हब के तरीके से जाना जाता है। आज कट एंड पॉलिश का पूरा कारोबार सूरत में होता है, लेकिन उसका ट्रेडिंग मार्केट बम्बई के अंदर है, कारण के सूरत के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये बिल्डिंग के अंदर कम से कम 1 लाख लोग कार्यरत रहेंगे और रोजगारी की तक भी बहुत बड़ी यहाँ क्रिएट होने वाली है। ये 3,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 15 मंजिली इमारत 35 एकड़ में फैली है। 9 आयताकार संरचनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
जमीन का दायरा 71 लाख वर्ग फीट का है। मनोरंजन स्थल पार्किंग का क्षेत्र 20 लाख वर्ग फीट का है। संगमरमर के फर्श, रोशनी से भरे क्षेत्र जहां 4700 दफ्तर हैं। कामगारों के लिए खाने की जगह समेत कई सुविधाएं हैं। इमारत में 131 एलिवेटर्स लगाए गए हैं। आधी इमारत प्राकृतिक तरीके से ठंडी रखी जाएगी। कॉमन एरिया का संचालन सौर ऊर्जा से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स की तारीफ करते हुए कहा, सूरत डायमंड बोर्ड्स सूरत के हीरा उद्योग की वृद्धि और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के उद्यमी जज्बे की गवाही है। ये कारोबार, साझेदारी और प्रयोग के हब की तरह काम करेगा। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हीरा कारोबारियों का मानना है कि ये इमारत भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी। यहाँ आने से बिजनेस को भी बहुत बड़ा फायदा हो, क्योंकि एवरीथिंग विल हैपन एक रूफ के अंदर। सो पूरा जो सिटी है, जो पहले जिस ट्रेडिंग नहीं होता था, खाली कटिंग पॉलिशिंग, अभी कटिंग पॉलिशिंग, ग्रोइंग, ट्रेडिंग, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, विच विल गिव ज्यादा एक बूस्ट देगा। उम्मीद है कि नवंबर महीने से इस इमारत में कामकाज शुरू हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। सूरत से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।